अमीन इंडस्ट्रीज, प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको जरा, प्लीज एक मिनट रुको जरा, रुको जरा, मैं जबानी रिवाइज कर दूं। सबसे पहले नाम, कैश फ्लो, पीरियड, फिर हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मंसूर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5-6 लाइनें खाली, आखिरी लाइन वैसे खाली, कुछ मत लिखो उस पर। अगला सफा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7-8 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3-4 लाइनें खाली, और एंड पे लिखो नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग वन भी साथ ही बना दो। सिर्फ उस पर लिखना है हेडिंग बना के क्लोजिंग और ओपनिंग। इस काम में आपके 2 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, आज 3 मिनट है। शुरू हो जाओ। स्टेटमेंट ऑफ, हाँ वो लेस वाले लिखने हैं भाई तीनों, क्यों नहीं लिखने? फॉर द ईयर एंड बता दो मुझे। 31 दिसंबर 11 यार, ईयर एंड 31 भी हो सकता है, क्या हो गया? उनका ईयर एंड है, उनकी मर्जी। डिविडेंड पेड ही लिखा करें, ड्राइंग आ जाए तो वो काट के लिख दिया करें ड्राइंग, क्योंकि आप सवाल में ड्राइंग नहीं आती है, डिविडेंड पेड ही होता है नॉर्मली, पर आप डिविडेंड पेड पक्का तो रखें ना, बस लिखा वही करें।
अगर सवाल छोटा है इसलिए मैंने फॉर्मेट ज़रा छोटा बना ली, कैश एंड कैश इसमें भी यहीं पे आ गया। आपने तरतीब नहीं छोड़नी अपनी। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। जी, बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। और 10 और 11 की बैलेंस शीट अवेलेबल है। यार ये सही नहीं है इस वक्त आज हमारा प्रोजेक्टर मेरे ख्याल से। चलें जी, बुक्स तो हैं आपके पास, सवाल वहीं से पढ़ें। बैलेंस शीट्स गिवन है दोनों। ओके जी, बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। 1000 में क्वेश्चन कर रहे हैं जी हम, ठीक है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट। भाई एक बात याद रख लो, सवाल में अगर अकेला कैपिटल का अकाउंट बना देगा तो जवाब में हम भी एक ही कैपिटल का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जैसा सवाल वैसा जवाब, 3 का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है। और अगर सवाल में उसने कैपिटल और प्रॉफिट्स अलग अलग कर दिए, यानी कैपिटल अलग और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग, ठीक है, तो हम भी 2 अकाउंट्स बना लेंगे। अब फर्क क्या होगा? अगर कैपिटल अकाउंट अकेला है तो ओपनिंग भी इसी में, प्रॉफिट भी इसी में, नया कैपिटल आया वो भी इसी में, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स या डिविडेंड्स भी इसी में, और क्लोजिंग, सारे जहान की चीजें इधर, ठीक है। आपको पता है वैसे एक और चीज भी आ सकती है कैपिटल में इसके अलावा, बोनस इशू। हाँ, रिटेन अर्निंग्स वाले बोनस इशू, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, वहां से भी शेयर्स आ सकते हैं ना, उसमें कैश आता है ना वो प्रॉफिट होते हैं ना वो ओपनिंग होते हैं। एक चीज और भी आ सकती है, मैंने कहा जरा जेन में आ गया, आने वाली हैं ये सारी चीजें जो पढ़ के आ रहे हैं ना। आज मैं होमवर्क में दूंगा ना, क्वालिटी एंटरप्राइजेस, सवाल पहले पढ़ाऊंगा, उसमें रिवैल्यूएशन भी होगी। जिन्होंने IAS 16 में मेहनत की, ऐसे नहीं हमने वहां पे 22-23 दिन लगा दिए थे। आप देख लें किसी टॉपिक में उसने जान छोड़ी हो, पहले 5 टॉपिक्स में तो वैसे ही वो साथ ही रहा, बल्कि वो यूं कहना चाहिए बाकी 4 उसके साथ रहे, ठीक है, जान नहीं छोड़ रहा था। फिर करेक्शन ऑफ एरर करना था हमने, तो हमने कहा लगता है जान छूट गई, बहुत बैड डाउटफुल डेट कर रहे हैं, BRS कर रहे हैं, एक्रूवल कर रहे हैं। लेकिन जब पहुंचे रेक्टिफिकेशन में तो IAS 16 की भी आई हुई थी रेक्टिफिकेशन। फिर बड़े खुश हुए, IAS 1 के अंदर हमने कहा चलो जी मौजें लग गई, इधर कुछ नहीं होगा, रीवैल्यूएशन वहां भी पड़ी हुई थी। IAS 8 में आए, रीवैल्यूएशन तो थी ही थी, एरर भी आ रहे थे उसके। IAS 16 ने कहां जान छोड़ी, कैश फ्लो में भी है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी है। तो ऐसे नहीं, उसकी सिग्निफिकेंसी इतनी ज्यादा है, ठीक है भाई। ये धुंधला धुंधला सा यार, पता नहीं, ये सुबह से ऐसा ही है। क्लास के बाद तो फिर क्लास हो जाएगी, इसको काइंडली मैं सुबह से बुलाया हुआ है इस क्लास के अंदर आपको, अब नहीं आए। अभी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको इंश्योर किया करें, कुछ छेड़ा करे तो इसको चेंज कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, बुक्स से देखते रहें जी, गुजारा करें। अच्छा, और अगर शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग अलग हों तो हम भी कैपिटल अलग, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग बना लेंगे। भाई ये आपने बनाना सीखा हुआ स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। फिर ऐसी सूरत में ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, हाँ बोनस इशू तो आ ही सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिट्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आएंगे, डिविडेंड या ड्राइंग्स भी फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब हमने एक अकाउंट बनाना है कैश फ्लो के टॉपिक में, या 2 अकाउंट्स बनाने हैं, डिपेंड किया करेगा हमारे सवाल पे। जैसे सवाल के अंदर करेगा वैसे ही जवाब के अंदर, ठीक है, सही हो गया। तो अकाउंट बनेगा कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। भाई रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, कैपिटल दारुल खिलाफा, ओके, दारुल हुकूमत, दोनों हो सकते हैं। ब्रॉड डाउन बताओ,
942। क्लोजिंग बताएं। 433। वन बाय वन देखते जाएं आप चीजों को। नेक्स्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कैपिटल के बाद शॉर्ट टर्म, पहले लायबिलिटी साइड कर लेना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन कहाँ पे आया करता था? अब मैंने माना आपको नेगेटिव चीज पहले अच्छी नहीं लगती, तो मैं पहले जगह छोड़ देता हूँ। वैसे मसला कोई नहीं था, ऊपर नेगेटिव आया था, नीचे बैंक पॉजिटिव आया था, हमने तो नेट करके लिखना होता है। बाहर आपको तकलीफ हो ही सकती थी, तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हाँ भाई, ओपनिंग 1616 नेगेटिव, जाहिर है लायबिलिटी है ना। और क्लोजिंग 2545, क्लोजिंग आ गया। जो चीज जहां पे है वहां पहुंचाते जाएंगे। मैं तो कहता हूं जरा 1 मिनट रुक के देख लो ना, 1 मिनट फिर बाद में दूंगा तो डायरेक्ट भी आप सवाल कर लेना, प्रैक्टिस होती रहेगी। कल टेस्ट में भी है ना, अब ये टर्म टेस्ट में कैश फ्लो। ठीक है जी, हो गया जी, डन। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? 2850 से 3457 पे चले गए। क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स का बढ़ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना, बढ़ना क्रेडिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है जी? क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट, मतलब कैश फ्लो में पॉजिटिव साइन से डिफरेंस शो कर दो। अच्छा सुनो, ये जो कैश डेबिट लिखते हैं ना, एक आध दिन पक्का हो जाए ना, ये लिखना छोड़ देंगे, फिर लिखा क्रेडिटर क्रेडिट और दूसरा इंपैक्ट डाल दिया करेंगे, और फिर पर्चे तक जाते जाते तो ये क्रेडिट भी लिखना छोड़ देंगे। ये सिर्फ याद करवा रहा हूं आपको। हाँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, इस तरह से 2-3 सवाल भी सॉल्व होने हैं इसकी मदद से, लेकिन टाइम थोड़ी इतना होता है कि हम ये लिखते रहें ऐसे फजूल में चीजें। बस लिखेंगे क्रेडिटर, देख लेंगे बढ़ रहा है, दिमाग में कर देंगे, चलो ये लिख लेना सिर्फ, बढ़ना क्रेडिट, बस उससे आगे कैश कुछ नहीं लिखेंगे, वो नेगेटिव लिख दिया करेंगे। ठीक है, सही है क्या? टेस्ट में जो मर्जी करना, तुम्हें खुली छुट्टी है। ठीक है, आके कुछ कर जरूर देना बस। लो भाई, नेक्स्ट क्या है? ये टोटल्स है, इनका कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। कैश फ्लो के टॉपिक में अगर मुमकिन हुआ करे कि फिक्स्ड एसेट और उसकी एक्यूमुलेशन को अलग अलग कर सको तो कर लिया करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाकर ना मैं आपको फिर दे दूंगा रुख्सत, मैं कहूंगा यार जहां हो सके बुक वैल्यू पे बना लो, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मुमकिन हो, मुमकिन ना हो, जैसे होमवर्क का सवाल मुमकिन नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें आप बुक वैल्यू पे अकाउंट बना लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट के अंदर आ जाएगी, और अगर कॉस्ट पे अकोमोडेशन अलग हो तो फिर फर्क क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में पड़ी होती है, तो कोई इतना मसला नहीं। ठीक है, अब सवाल में उसने बुक वैल्यू दी हुई है, लेकिन मैं इस बात पे अड़ गया हूं कि मुझे कॉस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने पढ़ा हुआ है सुबह वाली क्लास में, आपने तो पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, और सवाल में डाटा ऐसा गिवन है कि आप फिक्स एसेट और उसकी अकोमोडेशन को अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं वो डाटा आपको दिखा देता हूं। नीचे सवाल में उसने बताया प्रॉफिट ड्राइंग्स, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 अगस्त 10 पे, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 5605 है और क्लोजिंग इस साल का 7470 है। ठीक है, तो चलें 1 मिनट लें और कर दें इसको अलग अलग। बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू गिवन है, मैं नहीं पूछ रहा कि मुझे जवाब बताओ, मैं कह रहा हूं बस करो कुछ, बी कॉन्फिडेंट, सही करोगे इंशाल्लाह, मेरे पीछे ना है भाई। सुने जी, बस बहुत हो गया। इधर देखें, फिक्स एसेट्स की गिवन क्या है जी? बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में हमेशा होती ही बुक वैल्यू है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि नोट में भी हम कॉस्ट अकोमोडेशन को अलग अलग शो करके नेट करके एक ही फिगर आते थे बुक वैल्यू की। ठीक है ना, अब
बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू पड़ी है, मैं कह रहा हूं लेजर को अलग अलग रखो। क्या करें, वैसे तो आपने ज़बानी ही कर लिया होगा, लेकिन मैं एक वर्किंग का फॉर्मेट बना रहा हूं जो यहां न सही कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आना तो चाहिए। ठीक है, आपको पता है जी फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसमें से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को अगर लेस कर दें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाती है। अब ये बुक वैल्यू सवाल में हमें गिवन है 12,346 ओपनिंग, 15,172 क्लोजिंग। ठीक है, 12,346 346 15,172। ठीक है जी, ये हो गया। अब सवाल ने हमें ओपनिंग एक्यूमुलेशन दे दी 5605 और क्लोजिंग एक्यूमुलेशन दे दी 7470। तो ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है जी? 5605, क्लोजिंग 70। ये माइनस होना है इसमें, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। अब मुझे चाहिए कॉस्ट, तो मसला ही कोई नहीं है, वापस आते हुए जो लेस हो रहा है उसको ऐड कर दें। बैलेंसिंग फिगर क्या आई थी? ओपनिंग 951 और क्लोजिंग 2264। भाई ये सही है, कैलकुलेशन सही है। अब यहां पे लिख दो ओपनिंग 17951, वर्किंग 5 में निकाला हमने, क्लोजिंग 22642। लेकिन ऐसे वर्किंग करने की बजाय डायरेक्ट भी हो सकता था। ठीक है, बहरहाल ओपनिंग 5605 और क्लोजिंग, ठीक है जी। यहाँ ब्रैकेट में आप कर सकते थे जो गिवन था सवाल में 1 2 3 4 6 प्लस उसमें ओपनिंग कर देते। ये मैंने इसलिए वर्किंग करवाई है कि एक मेथड है ये कैश फ्लो का, एक 3-4 दिन बाद जब ये सीख लेंगे तो दूसरा मेथड आएगा, वो बिल्कुल आसान है। अब ये ना कहना पहले आसान क्यों नहीं करवाते, पहले मुश्किल हम सीख लेते हैं, आसान फिर ज़रा उसी की बेस से बन जाता है। ठीक है ना काम। लेकिन उसके अंदर ना हमें डेटर्स ग्रॉस चाहिए हुआ करेंगे और प्रोविजन भी चाहिए हुआ करेगी लाजमी। और बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है जैसे फिक्स एसेट की बुक वैल्यू नजर आती है, वैसे ही डेटर्स की भी नेट ऑफ प्रोविजन फिगर नजर आया करती है। जैसे ये हो गया ना फिक्स एसेट, तो मैं इनको छोड़ के जरा इसकी बात देखो तो लिखा हुआ ट्रेड डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैं इससे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। देखें, अगर सवाल में लिखा हुआ है डेटर्स, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है डेटर्स, ठीक है, और सवाल में कहीं अदर इंफॉर्मेशन उसने बता दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करते हैं, तो बैलेंस शीट में पड़े हुए डेटर्स ग्रॉस होंगे या नेट? मेरा सवाल है। फिर सुनो सवाल, सवाल के अंदर आपको बैलेंस शीट नजर आई, बैलेंस शीट में डेटर्स नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आज की तरह से ये ऐसे बेहतरीन बच्चों वाला सवाल, ऐसे नहीं, बट डेटर्स लिखे हुए हैं बैलेंस शीट में। और अदर इंफॉर्मेशन में जाके सवाल में लिखा हुआ है कि ये मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी। मेंटेन करते हैं का मतलब ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में पड़े हुए डेटर्स नेट होंगे या ग्रॉस होंगे? अगर आप कहोगे ना ग्रॉस हैं तो मैं कहूंगा फिर ये हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट के फेस पर ही प्रोविजन नजर ना आए। अगर डेटर्स बैलेंस शीट में ग्रॉस पड़े हैं तो फिर लाजिम है कि प्रोविजन भी बैलेंस शीट के फेस पे नजर आए, चाहे तो यहां माइनस होती हुई नजर आए डेटर्स वाली साइड पे या क्रेडिट साइड पे लिख दी हो उसने। जैसे फिक्स्ड एसेट से बात शुरू करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अगले सवालों की बेस बन रही है। मैं नया सवाल लेंथी कोई नहीं करा रहा आज, कूल डाउन फेज और टर्म टेस्ट की तैयारी, लेकिन अब जाहिर है लॉन्चिंग पैड तो तैयार हो रहा है ना, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं आपको, नहीं लिखा हुआ साथ बुक वैल्यू, नहीं लिखा हुआ, मैं कहता हूं ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और मैं कहता हूं ये भी नहीं लिखा हुआ।
मैं इन दो पे बहस करना चाह रहा हूं, ठीक है? समझे? ये नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है? कैसे नजर आ रहा है? नहीं लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं है ही नहीं यहां पे। अच्छा सुनो अब, अच्छा अब पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स से। सवाल में कहा फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमने कहा बिस्मिल्लाह, फिर बैलेंस शीट खत्म हो गई। सवाल ने आगे जाकर कहा एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी है, ओपनिंग भी, क्लोजिंग भी। अब मेरा आपसे सवाल, क्या बैलेंस शीट में नजर आने, ये मत कहना कि पहले लिखा हुआ था इसलिए हम समझ गए, नहीं लिखा हुआ, जहन के खुरच खुरच निकालो जहन के अंदर से कि यहां पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे, फिक्स एसेट नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में? अदर इंफॉर्मेशन बता रही है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या ये फिक्स एसेट ग्रॉस है, कॉस्ट पड़ी है, या ये नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन होकर बुक वैल्यू पड़ी है? कैसे पता लगा आपको? अगर ये ग्रॉस यानी कॉस्ट पे पड़े होते, अगर ये फिक्स एसेट कॉस्ट पे नजर आ रहे होते, तो फिर लाजिम था बैलेंस शीट के फेस पर ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आती, या तो यहां पे माइनस होते हुए एसेट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। अगर आप बैलेंस शीट में दिखा भी नहीं सकते इसको, कहीं पे नजर भी नहीं आ रही, और सवाल कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, तो फिर लाजिम है कि वो एसेट्स में से नेट हुई पड़ी। ठीक है, समझ आई बात? अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, यही सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोविजन डाउटफुल डेट भी बिल्कुल एक्यूमुलेशन की तरह से ही है, कॉन्ट्रा एसेट। डेटर नजर आ रहे हैं आपको बैलेंस शीट में, और सवाल कहता है ओपनिंग प्रोविजन भी है, क्लोजिंग प्रोविजन भी है। अब मेरा सवाल आपसे, क्या बैलेंस शीट में नजर आने वाले डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन है या ग्रॉस पड़े हैं? नेट ऑफ प्रोविजन। क्यों? अगर बैलेंस शीट पे ये ग्रॉस पड़े होते तो लाजिम था प्रोविजन भी नजर आती बैलेंस शीट में। अगर नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब नेट। देखो ये सब कुछ हमेशा होता ही वर्किंग्स में। हम कभी भी बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन नहीं करते होते, बल्कि नोट बनाते हैं और यहां पे बुक वैल्यू ही लाते हैं। ऐसे ही बड़े होकर आप FAR 2 में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना जो, तो बैलेंस शीट के फेस पे डेटर्स भी नेट ही आया करते हैं हमेशा। कभी भी फेस के ऊपर हम डेटर्स लेस प्रोविजन नहीं शो करते, ये नोट्स में जाकर शो करते हैं, वर्किंग्स में जाकर शो करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सवाल खामोश भी हो तो हमेशा डेटर्स बैलेंस शीट में कौन से होंगे? नेट। अगर कभी ग्रॉस होंगे तो लाजिम है कि फिर प्रोविजन भी पड़ी होगी। ठीक है, चलो अब मैंने ये सिखाया क्यों? इस सवाल, इस मेथड के अंदर तो मैंने अभी एक रूल लिखवाना है। हम बैड एक्सपेंस को भी इग्नोर करेंगे, अभी रूल लिखवाता हूं, ठीक है? और प्रोविजन को भी नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाया करेंगे, जो कि यहां पे पहले ही हुआ पड़ा है। ठीक है ना? सही है। लेकिन जब ये मेथड खत्म होगा, नया मेथड शुरू होगा, तो उसमें डेटर्स ग्रॉस पे हमें चाहिए होंगे, बस यही फर्क होना है, और प्रोविजन भी चाहिए होगी। तो उसकी वर्किंग करने के लिए मैंने कहा जरा तरीका सिखा दूं। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा सिखा दिया था कि बैलेंस शीट में पड़े हुआ करेंगे हमेशा नेट डेटर्स, प्रोविजन होगी तो हमें ग्रॉस निकालने पड़ा करेंगे, लेकिन वो मौका आने पे याद करवाऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल तो सवाल वापस लाएं, कहां पे कहां से कहां निकल गए हम, अच्छे भले हम। फिक्स एसेट का लेजर बनेगा? बन गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है जी? इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स में है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? लेजर बनेगा ना? कल तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बना था। अच्छा वो लॉन्ग टर्म थी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 में आ गई, ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग 4911। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड। ये कहां जाएगा? कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल आइटम है। वेरी गुड। तो 14 से 12 पे कम होता नजर आ रहा है मुझे स्टॉक कम हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, जो अल्फाज यहां लिखो वो यहां पे लिखा करो, ठीक है? तो स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहे कम हो रहे? एसेट है ये, स्टॉक एसेट है ना? एसेट कम हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट। 2772 डेबिट मतलब पॉजिटिव। ठीक है, सही है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? ट्रेड डेट्स। छोड़ो उसको, मैंने आगे क्या पढ़ाया था, छोड़ो, कुछ भी नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बताओ ट्रेड डेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो कहां जाती? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कल मैंने फॉर्मेट के अंदर लिखा था। सवाल ये भी कहा था कि अगर सवाल खामोश है तो रेडिली अवेलेबल फॉर कन्वर्टेबल इनटू कैश ही होती हैं।
अगर गड़बड़ होगी तो सवाल खुद कहेगा। एक पास पेपर के सवाल के अंदर दिखाऊंगा ये बात, एक ही दफा ऐसी एडजस्टमेंट आई है तो उसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहकर कह दिया इनमें से कुछ रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन एनी केस वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा, उसकी डिस्कशन ये सवाल पूरा करके करता हूं मैं, ठीक है ना। वो डिस्कशन अभी है, उसी की बेस पे तो होमवर्क देना है। क्लास जल्दी खत्म करने का इरादा किया था मैंने, वादा नहीं किया था, ठीक है ना। अच्छा, इरादे पे नेकी होती है सचमुच। अच्छा भाई बातें हैं, मतलब क्या करूं मैं, दिल करता है ये भी बात करूं वो भी करूं। सुनो, डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डेटर्स बढ़ रहे हैं। नाम क्या लिखा हुआ है? ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स, सवाल बस खत्म है। ट्रेड सवाल अभी 2 मिनट खत्म हो जाए। ट्रेड डेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? एसेट्स हैं, एसेट है ना। ट्रेड डेट्स बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश, कितनी अमाउंट है ओपनिंग? 1845। नेगेटिव कैश फ्लो में क्रेडिट करो, ठीक है। नेक्स्ट बैंक है 225 442 225 442 बैंक आ गया। डन भाई। नेक्स्ट बैलेंस शीट सारी होगी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3161। क्या देखो, चलो सवाल पहले पूरा कर लो। ये भाई टैक्स नहीं है इसलिए यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। वैसे कल ये बात की नहीं थी लेकिन थोड़ी सी बात हमेशा याद रखना, कैपिटल के अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है ना। सर ने कहा है कि इसको स्टार्ट करना है हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। और ये हमें पहले ही पता है कि कैपिटल में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स जब बन रहा होगा तो रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर टैक्स सवाल के अंदर मौजूद ही जब टैक्स ना हो तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जीरो हुआ, ठीक है। तो 3161 से हमने कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको यहां पे ले लेना 3161 और साथ ही लिख लो, मिस ना हो जाए 316, ठीक। नेक्स्ट मिस्टर अमीन्स विथड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स 3120। ड्राइंग्स कहाँ आती हैं भाई? डिविडेंड पेड को काट दो, काट के ड्राइंग लिखो, बस ऐसे ही करते रहा करो ताकि डिविडेंड पेड भी याद हो जाए जी। कितनी? 3120, ताकि जब डिविडेंड पेड आए तो हमें पता हो 3120। और कहां नजर आएगा? तस्वीरें यहां पे लिख लो 3120, ठीक हो गया। आसान सा सवाल था लेकिन इस सवाल को तख्ता मश्क बनाया हुआ है मैंने और मुख्तलिफ बातें मैं कर रहा हूं जो आगे यूज होनी है, इसलिए इसको आसान सा रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको वैसे ये भी ना लगे कि बहुत ज्यादा काम किया और काम भी हो जाए मेरा। ओके नेक्स्ट जी, हो गया। अच्छा इसको फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है ना, इसको छोड़ो, इसके बारे में उसूल लिखवाता हूं, अभी सवाल में जरूरत नहीं है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट कॉस्टिंग 1500 विद बुक वैल्यू ऑफ 867 वाज सोल्ड फॉर 1248। डिस्पोजल है, डिस्पोजल आता जाए ना, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ये अपने ऊपर फर्ज कर रहे हैं, कैश फ्लो का टॉपिक हो, डिस्पोजल पता लग जाए आपको डिस्पोजल है फिक्स एसेट का, डिस्पोजल डिस्पोजल अकाउंट बना लो, ठीक है। डिस्पोजल, अब जो जो पता लगता जाए वो लिखते जाओ। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1500, एसेट अकाउंट से निकालो 1500, कॉस्ट ही निकलनी है ना, अगर कॉस्ट पे पड़ा है डिस्पोजल में बैंक दो, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट में फिक्स्ड एसेट अकाउंट से 1500 आ गया, ठीक है। विद अ बुक वैल्यू ऑफ 867, अब बुक वैल्यू गिवन है भाई, अपना अपना फॉर्मूला याद है ना बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू का फॉर्मूला था। अब हमें ये इक्वेशन है हमारी
हमें इन तीन में से जो सी दो चीजें दे दे, तीसरी हम खुद निकाल लेते हैं। कल सवाल में हमें बुक वैल्यू गिवन थी, है ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन थी, हमने कॉस्ट निकाल ली थी। आज हमें कॉस्ट गिवन है और बुक वैल्यू गिवन है, एक्यूमुलेशन चाहिए तो वो निकाल लेते हैं, रीअरेंज कर लेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू माइनस जी। तो 860 1500 कॉस्ट है, 867 बुक वैल्यू है, तो एक्यूमुलेशन कितनी आ गई? ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल पे, इसको हम एक्यूमुलेशन अकाउंट में से करेंगे डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। अच्छा सॉरी, ठीक हो गया जी। अच्छा, 1500 वाला एसेट था जिसकी बुक वैल्यू थी 867, वॉज सोल्ड फॉर 1284, ये कैश गिवन है, ठीक है जी। तो कैश डेबिट डिस्पोजल किस तरफ आया करता है? 1 2। अब जाहिर सी बात है 800 समथिंग वाली चीज 1200 समथिंग की बिक रही है तो गेन ही होना है। बहरहाल बैलेंस करके देख लो, इसी तरह फिगर आएगी। बैलेंसिंग कितनी आ रही है बता दो, 417। अच्छा जी, ये दोनों फिगर्स हमें चाहिए, कैश भी गेन भी, कैश भी और गेन भी। गेन या लॉस जो होता है वो हम रिवर्स कर देते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, और कैश रिसीव्ड को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं, ठीक है। तो गेन है लॉस है, तो भाई इस साइड पे हूं ना मैं, तो मत छेड़े कैमरा को बाहर, ठीक है जी। गेन प्रॉफिट की फिगर तक आते आते क्या हो चुका है? ऐड, हम क्या कर देंगे? लेस गेन, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग से नहीं निकला, सवाल में गिवन था, है ना? नहीं, हमने निकाला है वर्किंग में। कितना? कौन सी वर्किंग है? वर्किंग नंबर 6 है, 417। और हाँ जी लेस, और वर्किंग का नंबर लेने चला गया था। और दूसरा काम, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ले लो, सेल प्रोसीड्स भी लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। हाँ, ये सवाल में गिवन था। कितना? इनफ्लो पॉजिटिव, ठीक है जी, सवाल खत्म, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लो। अब देखो, बस आपने ये देखो, एक बात याद रखो, कल थोड़ी सी बात भी की थी, कैश फ्लो के टॉपिक में सब कुछ हो चुका होता है और सही सही हो चुका होता है। पूरे कैश फ्लो के टॉपिक में पास पेपर में सिर्फ एक सवाल है जिसमें अकाउंटेंट से गलती हुई थी, हमने फिर उसको सही किया था, वो सिखाऊंगा मैं 5वें 6ठे लेक्चर में जाके, ठीक है। वरना ऐसा नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट सामने बनी हुई पड़ी है, बैलेंस शीट सामने बनी हुई पड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब सब कुछ हो चुका, सही सही हो चुका, आपने बस रीडू करना होता है। जैसे जैसे इस अकाउंट को, चलो इस अकाउंट को जरा बैलेंस करो, किस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही है? कि बैलेंस हो जाए तो बताओ, हो नहीं सकता वैसे, किस तरफ बैलेंस आ रहा है? कितना? 24। अब खुद बताओ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो लेजर है, इसमें नॉर्मली 4 कौन सी चीजें आती हैं? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, यही चीजें होती है ना। 5 चीज तो होती ही कोई नहीं है। अब अगर इसमें बैलेंस फिगर इधर गिर रही है तो नॉर्मल अजम्पशन यही है ना। अजम्पशन क्या है? दरअसल ना ये हुआ पड़ा होता है, उसने ओपनिंग ये लिखा होगा दौरान साल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया होगा, ये फिगर लिखी होगी, डिस्पोजल निकाली होगी, ये फिगर लिखी होगी, और क्लोजिंग खुद उसने बैलेंस शीट निकाल लिया होगा और उसने बैलेंस शीट हमें दे दी क्लोजिंग से। ओपनिंग कंपैरेटिव में पड़ा था, अब हमने वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग उठाया। इन दो में से अगर डिस्पोजल भी है सवाल में, कोई एक गिवन हो गई तो दूसरी, कल वाले सवाल में ये बैलेंसिंग आ गया था, आज वाले में ये बैलेंसिंग आ गया। तो कैश फ्लो के टॉपिक में जो नॉर्मली चीजें आप देख रहे हैं, तो नॉर्मल अजम्पशन कि इसमें और क्या हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है,
देखो कल गिवन था, आज निकालना पड़ा, खुद निकाला है हमने। तो प्रॉफिट तक आते आते डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है, तो ऐड कर दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग कौन सी में कैलकुलेट हुआ, कितना, 24। ठीक है जी, समझ गए। ऐसे ही अब ऐसे ही अब इसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस हो जाए तो कल की तरह बैलेंस भी हो सकता है। कल हो गया था बैलेंस, कुछ भी बैलेंस भी कैपिटल में नहीं निकला था, याद है? चेक करो। अपना कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते, तुम क्यों नहीं लाते? 27 इधर ही है, इधर है। मैं इधर देख लो, मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन बताओ तो सही। डेबिट साइड पे है बैलेंस, डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है। ओ मलंगो, कैलकुलेटर मुझे दे दो। एरोप्लेन्स, शाहीनो जी, इधर है क्रेडिट साइड पे। पक्की कर ले, 5 4 5। उधर होता तो फिर कोई ना कोई बात सोचते कि क्यों बैलेंस आ रहा है। ऐसे ही होगा, जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ना लेजर में से, वो निकलने के बाद सोचेंगे इधर क्या कुछ आ सकता है पॉसिबली। तो उधर लिखते तो भी सोच लेता मैं, बहरहाल सुबह वाली क्लास में इधर था। हाँ भाई, अब इधर क्या हो सकता है कैपिटल का? ओपनिंग वैसे आ गया, प्रॉफिट वैसे आ चुका, बोनस शेयर्स की सवाल ने कोई बात नहीं की, खुद से नहीं अज्यूम कर लेना। हाँ, सवाल खुद कहेगा एबनॉर्मेलिटी, तो नॉर्मल 4-5 चीजें जो होती हैं वो देखा करो अकाउंट में, ठीक है ना? तो फिर कैश बैलेंसिंग फिगर है, ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड वर्किंग 3 में, 2 में, 3 पड़ेगी ना जी, 5 4 पॉजिटिव। ठीक है, फिक्स एसेट का अकाउंट पे आओ, हूं इधर कह दो 6 1 9। कोई बात नहीं यार, आदिल भी सीख ही जाएगा कभी तो। आप खुद सोचो, फिक्स एसेट के अकाउंट के अंदर सब कुछ आपने सही सही किया है, जो उसने भी सही किया होता, बैलेंस इस तरफ गिर रहा है तो क्या हो सकता है? कैश, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे? एडिशन इन फिक्स एसेट, या यूं कर दो, फिलहाल एक आध दिन ऐसे लिख लो, कैश पेड फॉर एडिशन इन फिक्स एसेट वर्किंग 3 6 1। अब ये नेगेटिव है, आउटफ्लो है, एसेट आया तो पैसे पे करने पड़ते। ठीक है, कैपिटल भी गया, फिक्स एसेट भी गया। लो, सवाल तो पूरा नहीं हो गया, कमाल है भाई। जरा टोटल कर दे मुझे। 3 6 जब 1 1 क्या है? 1 1 5 8। जरा कंफर्म करो, पॉजिटिव है? मैनू 4907। चलो मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये ले। हाँ भाई, ये ठीक है? नहीं ठीक? 3656 पॉजिटिव, ये कंफर्म है? ये कंफर्म है? ये मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी, आप प्लीज जरा देख लें एक बात, प्लीज मेहरबानी करें। ये ए प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, ये और सी। प्लस माइनस भी नहीं करना आता कैलकुलेटर में बच्चों को, माशाल्लाह। इंटर एग्जाम के आगे आ गए जी। 4 1 9 9। अच्छा जी, उठ भाई दाने, आज इधर आ जा। हाँ जी, आज तू आ जा भाई, सामने तू बैठा, आजा मेरा बच्चा, आजा, शाबाश, आजा भाई, आजा भाई, आजा। अभी जरा परे होके खड़े हो जाओ, और परे हो जाओ, नजर ना आना कैमरे में, परे हो जाओ। ये टोटल किसने कराना था? दूर हो जाओ ना, अभी दूर हो जाओ, जरा दूर हो जाओ, ये कैमरे में ना आए, कैमरा वाले भाई, ये इस काबिल नहीं। ओपनिंग, ओपनिंग जल्दी करो। 1 3 कोई अच्छी अच्छी कैलकुलेशन करने वाले बैठो, आज पता नहीं कौन कर रहे हैं।
चुप कर जाओ, ज्यादा आसान सवाल भी नहीं करवाना चाहिए, मुझे अंदाजा है क्लास में इतना को मुश्किल जरूर हो के आप लोगों को हॉल पड़ रहे हैं, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हाँ जी 2808 पॉजिटिव, आ जाओ यार इधर, ये सही है, मुझे कैलकुलेटर दे दो यार, मैं कैलकुलेशन भी कर लूंगा। बेशर्मो, आजा बच्चे, इस पे क्लोजिंग पे हाथ रखो, आजा बेटा आजा, कुछ नहीं करता, ठीक है, क्लोजिंग पे बस हाथ रखना, ठीक है। जरा इधर ऐसे तुम नजर ना आओ। अच्छा जी इधर देखें, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1391 प्लीज, 1391 नेगेटिव लिखा। अब सही वाले कैलकुलेटर से जरा बताओ। 28 पॉजिटिव है। अब ये यहीं खड़ा रहेगा, हम घर जाएंगे, क्योंकि हमने तो ये नहीं देखना पर्चे में। मिटा दिया बच्चों ने। 2808 ओके जी, जा नलैका, कोई हाल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वालिटी एंटरप्राइजेज आपको होमवर्क में दिया था, कुछ डिस्कशन के बाद ट्राई किया। कितने बच्चों ने ट्राई किया था? मैंने सारा सवाल करवाना है, यही करवाया सवाल सुबह वाली क्लास में, इसके अलावा कुछ नहीं करवाना। और ये तकरीबन 1 घंटे में सुबह वाली क्लास में हो गया था, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ डिस्कस किया होता है, कुछ ना कुछ बातें भी कर ली थी। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया था इसको? अटैम्प्ट किया था। इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है, ये बता दूं। टेस्ट भी तो इसी का ही होना था यार, ये मत कहना आप टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ये क्या है? क्योंकि मैंने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी पढ़ाया था कल। अकाउंटिंग का ही टेस्ट है और अकाउंटिंग की ही क्लास थी, अकाउंटिंग का ही होमवर्क था। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है? अच्छा जी, ये मेरे अच्छे बच्चे, ये बताएं कि ये हो गया था सवाल? अच्छा, कितना को हुआ था? अच्छा चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी आप लोग 1 मिनट लगाएं और फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बना सही है, मैं तो देख लूँ जी। क्वालिटी एंटरप्राइजेज स्टेटमेंट कैश फ्लो फॉर 31 दिसंबर 15, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, लेस ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ज़बरदस्त जी, जल्दी कर लें जी। लेकिन ये लाइनें लगा के क्यों बनाया पता नहीं। मैं तो लिख लेता हूँ सीधे। अच्छा जी, फॉर्मेट तो सबने बना ही लिया है। ऑनलाइन वाले बच्चे पॉज करके बना लें इसको। हाँ भाई, कुछ बेहतर हुआ है ये? ओके जी, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसमें पहले आपको पता है हमारी तरतीब होती है, हम बैलेंस शीट के आइटम्स को लिखते हैं, लेकिन चूंकि सवाल आप लोगों ने घर पे किया, पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं कह रहा, ठीक है। तो आपको ये पता है हम कुछ चीज़ों को लेजर में ले जाते हैं, कुछ चीज़ों को वर्किंग वन में, कुछ को वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, ठीक है। अब कैपिटल प्रॉफिट, रिवन सरप्लस, लोन, इनके तो लेजर्स बनने थे। ट्रेड पेबल्स ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना था, लेकिन सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 4 इससे रिलेट कर रही थी। अब पर्चा जब आप करते हैं, सवाल करते हैं, तो 2 दफ़ा सवाल को पढ़ के आप पर्चे में शुरू करते हैं उसको करना, ठीक है ना। तो उसका तरीकाकार ये हुआ करेगा कि एडजस्टमेंट 4 अगर इंटरेस्ट, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के साथ रिलेट कर रही है, तो अब सवाल के ऊपर ही आप ऐसे करके एडजस्टमेंट 4 लिख लिया करें, छोटा सा सवाल पढ़ते हुए, ये प्लानिंग हो रही होती है। ऐसे ही एडजस्टमेंट 5 रिलेट कर रही थी आपकी ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल से, तो पर्चे के ऊपर ये मैंने सुबह वाली क्लास के अंदर लिखा है, ठीक है ना। ये 4 और 5 आप सवाल पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लिया करें, ताकि आपसे ये मिस ना हो, ठीक है जी। कि ये जब आप इन पे पहुंचेंगे तो नॉर्मल रूटीन क्या है, जो कि आज टेस्ट में भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नॉर्मल रूटीन सादा सा सवाल है, ठीक है ना। नॉर्मल रूटीन क्या है, आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो कि वर्किंग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा होते हैं, उनको आप ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस को लेकर वर्किंग कैपिटल में ले जाते हो। लेकिन जब कभी इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए कि है तो वो वर्किंग कैपिटल आइटम,
लेके जाना है चेंजेस में, लेकिन कोई एडजस्टमेंट उसको हिट कर रही हो, सवाल पढ़ते हुए ही उसको साथ लिख लो, ताकि जब उसको चेंज करने का मौका आए तो पहले उस एडजस्टमेंट को पढ़ के उसके डिसीजन को ले लें कि क्या करना है। ठीक है, कल मैंने आपकी क्लास में ना बड़ी तफसील से बात की थी, ऑपरेशंस क्या होते हैं और उसके अलावा वाली चीज़ें क्या होती हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सवाल करके आएंगे, और अगर आप नीयत से अटैम्प्ट करते इस सवाल को तो बहुत बेहतर नताइज होते। लेकिन आप लोग तो टर्म टेस्ट की तैयारी कर रहे थे ना, अकाउंटिंग के टर्म टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं सवाल, ये मैंने पहले ही लिख लिया है दोनों पॉइंट्स को। जब इन पे पहुंचेंगे तो ये साथ ही एडजस्टमेंट पढ़ के इनको तभी हम आगे जो है वो चलाएंगे। ठीक है जी, चलें जी। सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट किया करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आ रहा है जी, कैपिटल और प्रॉफिट्स अलग आ रहे हैं, तो हम भी इनको क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। ठीक है जी, तो वर्किंग वन हमारी कैपिटल अकाउंट 2 जी बिल्कुल 2। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बता दें 703। उसके बाद जी क्लोजिंग बता दें 219। प्रॉफिट्स अलग है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स उन्होंने नाम लिखा हुआ है, छोड़ो हम अपने पसंद वाला नाम लिखेंगे जिससे कंफर्टेबल है हम। रिटेन्ड अर्निंग्स, एंट्रीज में भी हमें यही याद रहता है। ठीक है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग बताइए 6697 और क्लोजिंग 10652। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है जी, अब टिक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ना तो वर्किंग कैपिटल आइटम है, ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो फिर लेजर है, इसका भी लेजर है। फिर नंबर 4 रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग 19 बस, क्लोजिंग 2676। लगता है इस साल को रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, पर हमें क्या। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, नॉन करंट लायबिलिटी में पड़ा है, लॉन्ग टर्म लोन है। 10% का मतलब होता है कि ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म लोन है जिसपे इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन है जी, नाम लिखना है साथ तो लिख लो। 10% लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब क्या होगा वैसे इसको देख के क्या लगता है, मतलब इसी साल में लोन इनफ्लो हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है, लोन लिया है हमने, पहले तो था नहीं। ठीक है जी, नॉन करंट एरिया खत्म, बारी आती है जी करंट की, और वो है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ठीक है जी, अब वर्किंग नंबर 6 में हम ट्रेड एंड अदर पेएबल्स को ले आए, क्योंकि एडजस्टमेंट इसको हिट कर रही है, तो डायरेक्ट इसको लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग 4953 और 3337 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहां पे हमने लिख लेना है एज पर क्वेश्चन। कितना कितना है जी, 53 और 3337। ठीक है, ओके। अब आ जाए एडजस्टमेंट की तरफ। मैंने कल आपसे ये सारी बात तफसील से कर दी थी, ठीक है ना, कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, फिर लेस एडमिन लेस सेलिंग, ये आ जाता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जहां पे ये खड़ा हुआ है इस वक्त सवाल। उसके बाद इससे ऊपर सब हमारे ऑपरेशंस हैं, इसके बाद सब कुछ जो है वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जब मेन कोर ऑपरेशंस वाली इनकम होती है वो तो सेल्स में पड़ी होती है, और मेन कोर ऑपरेशंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो गुड्स खरीदने या बनाने के साथ रिलेटेड हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में, उनको बेचने से रिलेटेड हो तो सेलिंग में, और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे एडमिन में, वो सारे ऊपर पड़े होते हैं। अगर फिक्स एसेट बेचा उस पर गेन आ गया, कभी कभार होने वाला काम है, तो अदर इनकम में। अगर पैसे फारिग पड़े थे, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, शेयर्स खरीद लिए, डिविडेंड इनकम आ गई, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए बैंक में, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों को कहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, अदर इनकम है, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है।
ऐसे ही पैसे कम पड़ गए बिजनेस चलाने के लिए, बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे कर दिया, अगेन ऑपरेशंस का पार्ट, ये चीज नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे सारी चीजें वही पड़ी होती हैं जो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती हैं, जिसमें अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब ट्रेड एंड अदर पेबल्स वर्किंग कैपिटल आइटम है, मतलब कि ये वो ऑपरेशंस का पार्ट बनने वाली चीज़ है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में से आपको पता है हमारे क्रेडिटर्स, परचेजेस वगैरह आती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और कहते हैं वर्किंग कैपिटल में इनका मामला सही हो गया। ये बात समझ में आती है। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जब गए तो एडजस्टमेंट 4 के अंदर वो कहता है द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी साल। साल के पहले दिन तो इंटरेस्ट था नहीं, वो कह रहा है हर साल 30 जून को इंटरेस्ट पे करना होता है इन्होंने, ठीक है। अच्छा जी, बता दो भाई लोन कब आया। वो कहता है द लोन वाज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर। हमारे इस साल में तो फिर सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट। देखो पेमेंट की बात नहीं हो रही, एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक करवा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। अगर ये लोन लिया है 2 महीने उसको इस्तेमाल कर लिया है, 31 नवंबर 15 की शाम को अगर बैंक को ये लोन वापस भी कर दोगे तो बैंक 2 महीने का इंटरेस्ट अब मांगेगा आपसे। तो चाहे पे नहीं भी हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है तो एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट आपको करना चाहिए। ये बात समझ आती है? बोलो, इंटरेस्ट 2 महीनों का रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? ये एक्सपेंस बन गया है कि नहीं बन गया? ये बात किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं समझाऊं। अगर आपने यकम नवंबर को लोन लिया है बैंक से और वो 2 महीने नवंबर दिसंबर के पैसे को इस्तेमाल कर लिया है, इंटरेस्ट चाहे पे किया नहीं किया है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होनी चाहिए। अगर कैश पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। इसी को तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे ज़हन में क्या है, इंटरेस्ट 2 महीनों का रिकॉर्ड होना चाहिए। वो आगे क्या कहता है, पढ़ो। इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ हैज बीन एक्रूड, कहता है जी हमने एक्रू कर लिया है, टेंशन ना लो। कैश फ्लो में सब कुछ हमने किया होता है, पढ़े लिखे अकाउंटेंट ही होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी होती है। जब तक सवाल खुद कुछ गलती नहीं कहेगा हमने अज्यूम नहीं करनी। और वो कह रहा है हमने एक्रू कर लिया है। अब जैसे ही ये बात उसने लिखी ना, अगली बात नहीं पढ़नी हमने, हम फौरन आए फेस पर। जरा चेक तो करो, जरा चेक तो करो, लोन कितना आया था? 0 था और कहां पे चला गया? लोन कितना आया बता दो? 6000 का लोन कैसे पता लगा? ओपनिंग में कोई नहीं था, क्लोजिंग में पड़ा है, मतलब इस साल ही सारे का सारा आया। और वो कह रहे हैं इस साल में लोन किस दिन आया है? यकम नवंबर को। अब यकम नवंबर को 6000 का लोन आया है, इंटरेस्ट रेट उस पर 12% है। 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना, जरा निकालो सारे बच्चे, कितना आता है? हाँ जी 10% है, माजरत। 6000 इंटू 10% इंटू 2/12 कितना आता है? हमने कहा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 100 रुपए से एंट्री होनी चाहिए। सवाल ने कहा इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड, 2 मंथ इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हम भागे भागे आए, इनकम स्टेटमेंट में देखा इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर भी आ गया। हमने कहा अच्छा हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इसने डेबिट कर दिया है। अब हमने लायबिलिटी साइड पे आके जो ढूंढना पेएबल तो हमें कहीं नजर नहीं आया, ठीक है। अगली बात सवाल ने लिख दी है, लेकिन मैं आपको वर्स्ट के लिए फिर तैयार कर रहा हूं। ये तो सवाल लिख देता है, ना भी लिखे तो हमें पता होना चाहिए इस सूरत में क्या करना है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ हैज बीन एक्रूड, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं आगे लिखा हुआ है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। अब अगर इंटरेस्ट एक्रू हो गया है तो उसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गई है, वो कह रहा है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का डेबिट तो नजर आ गया, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर है फिर कैपिटल में पड़ा होगा नहीं। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में तो फिर पक्का पड़ा है। फिर लोन में डाला पड़ा होगा, नहीं नहीं इनकम टैक्स पेएबल में हो सकता है। मैं तो कहता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट में होगा। समझ गए बात को? यानी कि अगर सवाल ने छुपा दिया, उसको नहीं बताया, अभी तो बता रहा है वो, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं भी बताओगे ना सवाल तो हमें पता है कि अगर है पेएबल फेस पे नजर नहीं आ रहा तो फिर नॉर्मल कहां पड़ा हो सकता है? जहां ट्रेड के क्रेडिटर्स के साथ और पेएबल उन्होंने क्लब करके रखे होंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल,
रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, साथ ही इंटरेस्ट पेएबल। इसका मतलब है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। उन्होंने क्लब किया होगा तो कहां किया होगा? जाहिर बात है, अब नॉर्मेलिटी सवाल बताता है तो नॉर्मल तो ये अज्यूम करोगे कैपिटल में थोड़ी ये क्लब हो गया होगा। तो ये हमने तैयारी कर ली। अगर सवाल ना भी बताए तो हमें पता होता है कि इंटरेस्ट पेएबल अगर छुपा पड़ा होगा तो कहां पड़ा होगा। लेकिन सवाल ने खुद ही बता दिया। क्या बताया सवाल ने? सवाल कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून। द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर 15। इंटरेस्ट फॉर 2 months हैज बीन एक्रूड एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। इसमें पड़ा है, मतलब इसमें पड़ा रहने दें ना जी ना। इंटरेस्ट पेएबल तो इसमें नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों नहीं छोड़ेंगे जी? क्यों नहीं छोड़ेंगे? ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अगर इसमें पड़ा रह गया तो यहां से तो हमने इसको चेंज को ले जाना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, तो ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा। तो इसको यहां से निकाल लें, ठीक है। इसको निकाल के अलग कर लेना है हमने, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पेएबल साल के शुरू में कितना था, साल के एंड पे कितना है? यहां से समझ नहीं आ रहा तो लेजर बना लो। वैसे लेजर हमने बनाना भी है। किसका लेजर बनाना है जी? इंटरेस्ट का। तो जरा उसूलों वाला सफा ओपन कर लें, एक उसूल तो लिख लेना। हाँ, उसूल ही लिखवाया था कल, लिखवाया था मैंने। नहीं लिखवाया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इग्नोर करेंगे? कसम से नहीं लिखवाया था। चलें वो फिर आज लिखवा दो। अच्छा जी सुने लिखें जी। वो जो पहला उसूल हमने लिखा था वो क्या लिखा था? वो शायद दूसरी क्लास में लिखवाया ना, मिक्स हो गया था मुझे। मैंने लिखवाया था बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम के और वर्किंग कैपिटल आइटम के। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस और इनकम का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे। ठीक है जी, सही है ना? मतलब इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ना तो ये सोचना है कि इसने वर्किंग कैपिटल में जाना है, ना ही सोचना है इसने वर्किंग वन में जाना है। बस इनका हमेशा ही लेजर बनेगा, ठीक है। तो इसका तो वैसे ही लेजर बनाना था, तो हमने इसको यहां से वैसे ही निकाल लेना था। बट आपको वजह भी बता दी कि निकालते क्यों है। निकाल के फिर कहीं और नहीं ले जाना, वर्किंग कैपिटल में मत ले जाना, इसको लेजर बना दो इसका, ठीक है। और ये हमेशा बना करेगा। तो इंटरेस्ट मैंने एक्रूअल प्रीपेमेंट्स आपको पढ़ाया हुआ है जी। एक्सपेंस का ही लेजर बनाते हैं, इसी में ही प्रीपेड, इसी में ही पेएबल डाल देते हैं। वन अकाउंट अप्रोच इसको कहा जाता है। मैंने आपको यही सिखाया था। सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे, फिर कैश, फिर एक्सपेंस भी इसी में आ जाता है, क्लोजिंग भी इसी में आ जाते हैं, प्रीपेड पेएबल। तो ये वन अकाउंट अप्रोच कहलाती है कंबाइन। ये ना तो एक्सपेंस का लेजर होता है, ना पेएबल का लेजर होता है, ना प्रीपेड का। ये कंबाइंड लेजर होता है, इंटरेस्ट का लेजर होता है। इसी में ही एक्सपेंस निकल आता है, इसी में ही कैश की फिगर पड़ी होती है पेड की, इसी में ही ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल भी पड़े होते हैं, ठीक है ना। यही अप्रोच सीखी हुई है हमने कि नहीं। अब ओपनिंग पेएबल कितना था? कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर लिखा हुआ, छोड़ो, समझो कि नहीं है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। अब आपने मुझे बताया इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है? 100। तो एंट्री क्या की? इधर देखो, एंट्री इधर ऊपर पड़ी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल। इसको भी छोड़ो, और बेसिक पे आओ। एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है? कैसे पता लगेगा हमें? बचपन में वापस जाएंगे, एक्रूअल में ऐसे ही सिखाया था। एक्सपेंस के केस में कैश क्या होता है? एंट्री बोलो, कैश पे हो रहा है, एक्सपेंस कैश में पे हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो अगर कैश इस तरफ आता है तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आपने मुझे कहा कि 100 का एक्सपेंस बनता है, तो हमने यहां पे एक्सपेंस लिख लिया। अब सवाल ने कहा कि इंटरेस्ट तो हर साल 30 जून को पे होता है। अब इस साल यकम नवंबर को लोन आया तो रिवर्स गियर लगा के इसी साल के जून में जाके ये इंटरेस्ट पे कर आएंगे।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट 100 बना है ये अगले साल 30 जून 16 पे जाके कहीं पे होगा, तो फिर 31 दिसंबर 15 पे तो पेएबल है ना। तो इसलिए कैश कुछ भी यहाँ पे पे नहीं हुआ था, तो सारे का सारा क्या पड़ा हुआ है, ऐसे बनाना है तो बना लो। ये तो आसान सवाल था ना, खैर इस एडजस्टमेंट की हद तक आसान है, वरना तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल होगा। तो यही चीज़ें हमें, आपको पता है दोनों चीज़ें ही चाहिए, हमें इंटरेस्ट पेड भी चाहिए, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चाहिए। पता है ना आपको इस बात का, क्योंकि ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका होता है, हम इसको क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर दिया करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट पेड को नीचे आकर लेस किया करते हैं। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स क्वेश्चन करना है हमने। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यार अब ये पूरा हो ही गया तो मैं कहता हूं भड़का ही दो इसको, खत्म ही हो गया ना ये। हाँ, एक्सपेंस प्रॉफिट लिख लेंगे, प्रॉफिट तक आते आते एक्सपेंस लेस हो चुका था, आपने ऐड बैक कर दिया 100 से, ये 100 है, दूर से नजर ना आए तो जी। और इंटरेस्ट पेड कितना निकला है, अच्छा ये तैयारी कर ली हमने, इस सवाल में 0 है, आने वाले सवालों में ये दोनों फिगर्स हुआ करेंगी, डिफरेंट हुआ करेंगी। जैसे 100 बना, वो कहेगा जी 100 में से 40 दे दिया, 60 रह गया, तो फिर एक्सपेंस तो 100 पड़ा होगा, कैश सिर्फ 40 गया होगा, तो यहां पे 100 रिवर्स होकर यहां पे 40 माइनस हो जाया करेगा। ठीक है, और सही है ना। चलो, अच्छा बहरहाल बात कहां से कहां निकल गई। हम तो ये कह रहे थे कि ये इंटरेस्ट ओपनिंग में पेएबल और क्लोजिंग में जो पेएबल है ये ट्रेड एंड अदर पेएबल में छुपा पड़ा है, निकालो इसको बाहर, बदतमीज निकलो बाहर। चलो तुम्हारा यहां क्या काम है, ये ऑपरेशंस का पार्ट बने हुए हो तुम, निकलो यहां से, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये 4953 ही रहेगा, और ये कितना हो गया, अब ये पाक साफ ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हो गए इंटरेस्ट से। ठीक है जी, 3237। अब आपका पुराना सवाल बन गया, ये ओपनिंग से क्लोजिंग पर डिफरेंस लेके जाना है, तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, वर्किंग का रेफरेंस दे देना, कौन सा कौन सी वर्किंग है जी, 6। अच्छा जी, हाँ भाई, ट्रेड अदर पेएबल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कम। लायबिलिटी क्या हो रही है, कम। लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, बोलो। दूसरा इंपैक्ट, कैश को क्या कर दो, कितने से भाई, 1716, नेगेटिव। समझ आ गई अप्रोच। आज के टेस्ट में ये कोई नहीं है, ये तो लेवल ही दूसरा है, लेकिन ये एडजस्टमेंट दोनों ऐसी हैं जो आप 4th और 5th हैं कि ये आपको तकरीबन अब ऑनवर्ड्स हर पास पेपर में रीसेंट से रीसेंट में मिलेगी, कहीं पे दोनों कहीं पे एक। ठीक है, जबरदस्त एडजस्टमेंट थी जी, सही है। चलो हम तो अपनी तरतीब से चल रहे थे, ट्रेड एंड पेएबल्स हो गए। आगे क्या है जी, इनकम टैक्स पेएबल, इसको वर्किंग 1 में ले जाएं, नहीं इसको वर्किंग कैपिटल में ले जाते हैं। अभी तो उसूल लिखवाया है, इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर लाजमी बना करेगा, तो बिल्कुल 100% सेम, सिर्फ नाम फर्क है। टैक्स एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे, ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, ये तो एडवांस टैक्स पेएबल भी हो सकता है, अभी नहीं पता मुझे। अब पता कैसे नहीं, अभी वही तो देख के आया था। हाँ सॉरी जी, ओपनिंग पेएबल कितना है 994, क्लोजिंग पेएबल कितना है 1300, तो 994 और 1300। ऊपर नकल ना करिएगा प्लीज, ना नजर जाए ऊपर वाले लेजर पे। मेरा सवाल, एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, अब इसके लिए दोबारा सोचा करो, एक्सपेंस है, कैश एंट्री किया करो, बेसिक वाली, पहले दूसरे दिन वाली। एक्सपेंस डेबिट तो कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस में डेबिट साइड पे कैश आ गया, तो फिर एक्सपेंस किधर आएगा। ठीक है, अब एंड पे देखते हैं जब डाटा आ जाएगा, तो फिलहाल तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखा मैंने से, समझ रहे हो। एक रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग, चलो जगह छोड़ दो एसेट की, बैंक ओडी, ओपनिंग 0 है, अच्छा क्लोजिंग 0 है, ओपनिंग 27 और क्लोजिंग 0। ठीक है जी, क्रेडिट साइड, ये लायबिलिटी साइड ओके हो गई। अब एसेट साइड पे आए, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नजर आ रहा है। मेरा सवाल,
कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? क्योंकि अक्यूमुलेशन फेस पे नजर नहीं आ रही है, तो फिर लाजिम है ये किस पे पड़ा होगा? तो अब ये सवाल आपने घर पे पढ़ा तो होगा कम से कम। कितने बच्चे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं सवाल, बिल्कुल उन्होंने पढ़ना ही नहीं हमने, अल्लाह माफ करे, दो चार ऐसे भी जी। तो फिर माजरत बिजली चली गई थी, हम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे। देखें पूरा सवाल आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा, मैं ये कह रहा था, और बिजली चली गई थी, बच्चे बच गए, वरना अब शुरू होने लगी थी कहानी। खैर आप लोगों ने सारा सवाल घर पे पढ़ा, कहीं पे ऐसा डाटा नहीं अवेलेबल कि अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग की जा सके, वरना मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक में अगर हो सके मुमकिन डाटा को देखकर तो आप अलग अलग कर लो। यहाँ पे नहीं मुमकिन, कोई मसला नहीं, इकट्ठे बना लो। फिक्स एसेट नाम लिखा, पीपी लिखा हुआ है, तो पीपी कोई बात नहीं थी वैसे, चलो माफी दे देते, माफी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू, नहीं माफी देनी, ना दो यार, ना दो माफी, वहां बैठे बैठे बातें, सामने आके बात किया करो। ओपनिंग ये ऑन करना यार, उठ के जरा जी। ओपनिंग बताओ, बुक से देख के बताओ। 11,845, क्लोजिंग 19,628। ठीक है जी। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म होंगी, है ना? कैसे पता लगा लॉन्ग टर्म है? अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में नजर आ रही हैं इसलिए, ठीक है। यहां पे जगह काफी, यहां पे बना लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेजर, यहीं पे बना। ओपनिंग बता दो, 6,498, क्लोजिंग 7,645। अच्छा, कैसा लग रहा है वैसे ये टॉपिक आपको? ये मैक्सिमम आज का सवाल मैक्सिमम, अब एक दो चीजें इसके अंदर ऐड करनी है हर रोज। कभी यहां पे लॉस ले आएंगे, कभी प्रॉफिट सवाल में मिस कर देंगे इस मेथड के अंदर, कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, सीखा हुआ काम दोबारा हो रहा होगा, ये जैसे रिवैल्यूएशन आ गया, ठीक है ना? तो सवाल टॉपिक आपको आ गया, क्योंकि आज तीसरा दिन निकाले थे, तो इतने के दिन मैंने आपको कहे थे। अब आज आप ये सवाल कर लेने के बाद इंशाल्लाह कोई भी आई कैप का सवाल पासिंग मार्क्स की हद तक कर सकते हो आप। तो मैंने अभी टेस्ट के अंदर उस लेवल का सवाल नहीं डाला, ऐसे ही जो होमवर्क में देना था वो आपको टेस्ट में दे दिया, ठीक है ना? ओके, अच्छा जी। वैसे दूसरों को मैंने अच्छा सवाल दिया है, लेकिन वो भी कह रहे थे, मजाक ही किया आप लोगों ने, क्योंकि ये टॉपिक अगर ग्रिप में आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं है। FAR 1 वालों को ना, उनको तो कैश फ्लो खत्म हो गया ना, इनकम एक्सपेंडिचर चल रहा है उनका, तो अब इससे अगला टॉपिक, ठीक है। तो वो लोग ये कह रहे थे, मैंने तो सबसे मुश्किल सवाल ही दिया था, उन्होंने कहा जरा आसान ही था ये तो। बिल्कुल मतलब कहने का ये, अगर ये टॉपिक ग्रिप में आ जाए तो 70% मार्क्स इसमें से इंशाल्लाह पक्के हैं, ठीक है? ओके अगर ग्रिप में आ जाए तो। इसमें हंस रहे हो? अच्छा जी। उसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं, और इन्वेंट्रीज के साथ कोई एडजस्टमेंट रिलेट नहीं कर रही है, तो फिर डायरेक्ट ले आओ इनको। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। इन्वेंट्रीज एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट, कैश को क्रेडिट शो कर दो, कितने से? 1569 नेगेटिव, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है जी? अब इसके साथ भी वही वाला अशर हो रहा है, ठीक है। इसके साथ भी एडजस्टमेंट रिलेट कर रही है, तो हम नहीं बल्कि बड़ा टाइम है, 2 मिनट आप लें, एडजस्टमेंट 5 को पढ़ें। बस फर्क क्या पढ़ना है इधर देखो, मैंने अभी आपको एक्सपेंस सिखाया और उसका पेएबल था, वो ट्रेड और पेएबल पढ़ा था। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाया, उसको ओपनिंग क्लोजिंग को माइनस कर लिया पेएबल से, और जो बाकी बचा था उसको रह गया वर्किंग कैपिटल में। यहां पे इनकम है तो लेजर बना लेना इनकम का। ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, अनअर्न्ड बेसिस रिसीवेबल ही है, वैसे रिसीवेबल आएगा, वो इन रिसीवेबल में छुपा पड़ा होगा, उनको माइनस करना। 100% सेम एडजस्टमेंट है, सिर्फ मैंने एक्सपेंस कराया है, ये इनकम है। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी करें, जल्दी करें। बस ये सवाल में और कुछ नहीं, जान कोई नहीं है, बस यही एडजस्टमेंट है, यही 2 एडजस्टमेंट्स हैं। क्योंकि कैश फ्लो की जान आप तकरीबन निकाल चुके हैं, अब हर सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स की जान निकाला करनी है हमने, कैश फ्लो तो हो जाया करेगी।
हो गए 2 मिनट? यार ऐसे ना करो, ट्राई तो करो। जिन्होंने जो ट्राई कर रहे हैं उनके नहीं हुए थे 2 मिनट, क्योंकि अभी वाकई 2 मिनट नहीं हुए। नहीं बेटा 2 मिनट ज़्यादा हैं, जल्दी करो। प्यारे बच्चों जल्दी करो, टर्म टेस्ट भी देना है, 1.5 घंटे का है तकरीबन। 2 का कैसे है? नंबर कटेंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे वाला मजाक आइंदा नहीं करना कभी। इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके एडजस्टमेंट? माशाल्लाह 2-3 कर भी ली। जल्दी करो सारे, जल्दी करें जल्दी। सॉरी बिजली आज बहुत तंग कर रही है। वर्किंग नंबर 11 क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स लिखा हुआ है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन। ओपनिंग बताएं। 38, क्लोजिंग 77, अच्छा 2273। टेस्ट वाले सवाल में ओपनिंग इस तरफ था या इस तरफ था? पहले था। पढ़ लेना चाहिए, मैंने कहा था पहले दिन ही। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसने क्लोजिंग को ओपनिंग बना लिया, ओपनिंग को क्लोजिंग है कोई? शुक्र है, ऐसे बच्चे नहीं मिलते आजकल जी। कुछ इसमें पढ़ा हुआ है, लेस करना पड़ेगा। वो क्या पढ़ा हुआ है? वर्किंग 12 में बताते हैं। सवाल ऑन हो चुका है, जवाब को ऑन करते हैं। अदर इनकम में पड़ी है इन्वेस्टमेंट इनकम 398 की, कोई मसला नहीं। मसला ये है एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96। हमें इस पे एतराज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी मेन कोर एक्टिविटी की इनकम नहीं होती। लेकिन अगर डेटर्स में पड़ी हुई है तो ये तो ऑपरेशन का पार्ट बन रही है। इससे तो ऊपर सेल्स वाला कैश निकलना होता है, जिसको अलग करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका तरीका क्या होता है ये भी सुन लो, आगे काम ही आ जाएगा। ये कहानी यूं होती है, देखो लिखता है जी एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 96 और आगे ब्रैकेट में 2014 लिखकर लिख देना 80,000। इसका मतलब ये होता है कि सारी बात दोबारा से पढ़ो कि एज एट 31 दिसंबर 14 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम अमाउंटिंग टू 80। ये बात समझ आई है? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ओपनिंग में 80 रिसीवेबल है। कौन सा रिसीवेबल? इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। अच्छा, ये इंटरेस्ट इनकम हो या डिविडेंड इनकम हो, दोनों को ही इन्वेस्टमेंट इनकम कहा जा सकता है। ठीक है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग। अगर इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए पैसे, तो वहां से इंटरेस्ट जो आएगा वो आपकी उस इन्वेस्टमेंट की इनकम है। और अगर आपने शेयर्स खरीद लिए हैं किसी के, तो जो डिविडेंड आएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग कह सकते हैं इनको, कह सकते हैं, लाजमी नहीं कि कहते हैं। इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल इनकम नहीं, रिसीवेबल पे एतराज है। रिसीवेबल्स तो रिसीवेबल्स ही पढ़े होंगे ना। 96। हाँ जी, तो भाई आंसर निकालो और अपना काम तो करो। 3785 डबल। लो भाई, अब पाक साफ रिसीवेबल्स हैं। ठीक है जी, क्लोजिंग ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते हुए ये कम हो रहे हैं। तो पहले तो लिखो ना नाम, जो लिखा हो नाम वही लिखना है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। वर्किंग कौन सी कर रहे हो? 11 गालिबन। हाँ भाई, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। एसेट कम हो तो
क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या कर दो, डेबिट। डेबिट मतलब पॉजिटिव के साथ 1608 पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, सही है। हाँ भाई, सवाल हैं? मैं करता हूँ अभी, मैं गल मुका के काट टूर गया। अभी सिर्फ मैंने ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स को निकाला, यानी इधर देखो, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का सामने ही बनाया इसके, इंटरेस्ट ये बिल्कुल वर्किंग सामने सामने की है, ताकि जिंदगी में आपके लिए ये खाका रहे कि दो ही तरह की चीजें हो सकती हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है ना, आमने सामने इसलिए रख दिया इनको। ठीक है, यहां इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बना था, यहां पे हम इंटरेस्ट लिख जाता हूं, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, हाँ भाई, इनकम के लेजर में कैश किधर आएगा, उधर झाती मार के नकल नहीं करनी, दिमाग में सोचना है। इनकम के केस में ऐसे आंखें बंद हो जाएंगी आपकी, इनकम के केस में कैश आता है, कैश का आना डेबिट, तो इनकम का लेजर कभी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर तो अगर कैश इस तरफ आ रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम इस तरफ आ जाएगी डेबिट साइड में। अब ये 398 का मेरे चांद ये करना था, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस को वहां से निकाल के तो लिखा हुआ है ना, ऐसे ही इस इन्वेस्टमेंट इनकम को यहां पे लिख लो 398। साथ ही साथ सवाल ने यहां पे आपको तंग नहीं किया, बल्कि ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल भी बता दिया। सब बताया तो हुआ है, जो ऊपर आपने माइनस किया। ओपनिंग में रिसीवेबल है 80 का, क्लोजिंग में रिसीवेबल है 96 का। रिसीवेबल इनकम के लेजर में इनकम की बात नहीं हो रही। इनकम रिसीवेबल हो तो एसेट होता है, याद आओ। अच्छा, थोड़ा सा शायद मसला हो भी, इनकम में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई, कोई बात नहीं। इस टॉपिक के बाद वाला टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें सब्सक्रिप्शन इनकम की अखीर प्रैक्टिस होनी है, तो इनकम भी पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह पर्चे तक जाते जाते। ज़्यादा एक्सपेंस पे जोर रहा है तो इनकम की एडजस्टमेंट शायद ये आई है, शायद कोई एक आधी और आ जाएगी, लेकिन एक्सपेंस तो हर सवाल में आ ही रहा है आपके कैश फ्लो के अंदर। ठीक है ना, तो फिलहाल जिस पे ज़्यादा जोर है वो मैंने रिवाइज कराया हुआ है, जिस पे जोर आना है अगले टॉपिक में वो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना, ओके। वैसे मैंने एक्रूअल प्री पेमेंट्स आपको तो इसी इंट्रो प्लस R1 में पढ़ाए हुए हैं ना, तो इनकम के लिए भी मैंने 4 असूल बताए हुए हैं। ओपनिंग लिखोगे, कैश लिखोगे, क्लोजिंग लिखोगे। इनकम के केस में इनकम रिसीवेबल हो सकती है या अनअर्न्ड। रिसीवेबल मतलब सर्विसेज दे चुके हैं, अभी पैसे नहीं है, तो सारी बातें यार भूल तो ना जाओ जी। अच्छा, हाँ भाई, बैलेंसिंग फिगर हमें ये दोनों ही चाहिए होती हैं। क्यों? प्रॉफिट तक आते आते इनकम ऐड हो चुकी होती है, हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स, और हमें चाहिए ये कैश। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको इनफ्लो के तौर पे लिख लेंगे। चलो, जो लेजर पूरा हो गया उसका काम भी पूरा कर ही दें। तो प्रॉफिट तक आते आते इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हो चुकी है, ऐड, तो क्या कर दोगे आप, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। सवाल में गिवन है 398 हो गया। कैश, ये नॉन कैश रिवर्स हो गया। अब कैश यहां पे लिख लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नंबर 12, कितना जी, 382, पॉजिटिव है, इनफ्लो है। और यार जैसे यहां पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल रिवर्स कर देते थे और कैश रिसीव्ड लेते थे, ऐसे ही ये इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस नहीं चाहिए हमें कैश रिसीव्ड, कैश पेड चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हाँ भाई, और तो सवाल में जान ही कोई नहीं। अब मैं कहता हूं इनकम स्टेटमेंट को भी उड़ा ही देते हैं सारी को, उसमें क्या रह गया, ताकि फिर सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स रह गए वही कर देंगे। तो 7 असल में आ गई थी ना, बैलेंस शीट में आ गई थी दोनों एडजस्टमेंट्स, मैंने इसलिए करवा दी है। ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में कोई आइटम रहा है जी, बंद तो नहीं किया था, बैलेंस शीट में कोई आइटम रहा है जी, बैलेंस शीट में क्या रह गया, सॉरी चले वो बंद हो गया था ना, कैश एट बैंक रह गया, तो इधर लिखवा दो। कैश है या कैश एट बैंक है, कैश एंड बैंक है, तो कैश एंड बैंक लिख लो भाई, कैश एंड बैंक। ओपनिंग कितना है, 4 है, पॉजिटिव, क्लोजिंग 3996। आज जब तुमने खड़े होकर ओपनिंग क्लोजिंग को छुपाना है ना, तो आज क्लोजिंग नहीं मिटना चाहिए, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं, पहले मैं तुम्हें अलार्म दे रहा हूं। ठीक है,
ओके, आंखें नीचे करके यस किया करो। अच्छा जी, ऑन तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, बैलेंस शीट में कोई चीज रही? बैलेंस शीट में कोई चीज नहीं रहेगी, देख लो। अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट पे। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें तो रेडी स्टेडी हमें चाहिए। कौन कौन सी? एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको शायद जरा थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा सही, तो मैं दोबारा लिखता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन कैपिटल में या रिटेन्ड अर्निंग्स में हमेशा क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों का फर्क क्या? ये तो हम याद रख के आए ना, स्टेटमेंट चेन इक्विटी करके आ रहे हैं, फिर आइए सेट के अंदर भी हम स्टेटमेंट इक्विटी बनाते रहे। रिटेन्ड अर्निंग्स में तो हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आया करता था, और ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड ने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा होता है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम सवाल की तरफ आए तो आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा है। तो इसमें ये पीबीटी है, और ये टैक्स है, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां चला जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये टैक्स कहां चला जाएगा? वर्किंग एट में। ये पीबीटी कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये 100 जा चुका है वर्किंग 7 में। इसके ऊपर अभी जंग चल रही है, ठीक है ना। इसमें से फिलहाल पता लगा है हमें सिर्फ क्या कि 398 इन्वेस्टमेंट इनकम है, जिसको हम लेकर चले गए हैं वर्किंग नंबर 12 में। बाकी क्या बचता है वैसे 1357 में से? बताना पसंद करेंगे? बड़ी मेहरबानी जी। 959 ये क्या चीज है अभी पता नहीं चल रहा, ठीक है। इसका मतलब ये सब चीजें तो अभी टिक हो गई हैं या होने वाली हैं, ये तो कहीं जाना नहीं होता, ये तो वैसे ही टोटल था। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग में 6283 ले जाएंगे। पैट ने आना है इधर, ठीक है। अगर टैक्स ना हो तो दोनों सेम होते हैं ना। डन हो गया जी। उसके बाद 1367 टैक्स है, 1376 सब चीजें तैयार पड़ी हैं, सिर्फ लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट 7659 स्टार्टिंग 7659, फिर 100 वर्किंग 7 में जा चुका। मैं तो यूं कह रहा हूं ना कि आप साथ साथ एडजस्टमेंट मैंने करवा गया था, आइंदा से नहीं करवाया करूंगा। आइंदा से पूरी बैलेंस शीट पोस्ट करेंगे, पूरी इनकम स्टेटमेंट पोस्ट करेंगे, फिर एडजस्टमेंट पे जाएंगे। वो तो मजबूरन खैर एडजस्टमेंट ही ऐसी थी ना कि वो उन्होंने ट्रेड ऑन द पेबल्स को जैसे जीरो को हिट कर दिया था और निकले बीच में से इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो कोई फिगर यूज भी हो चुकी होती है। तो ये ऑलरेडी वर्किंग 7 में जा चुका है, ठीक है। उसके बाद 398 इन्वेस्टमेंट इनकम है, जा चुकी है। अभी हमें फिलहाल सिर्फ किसका नहीं पता चल रहा, इस 959 का। चलो अल्लाह खैर करेंगे। फिलहाल ये मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि मैंने सवाल हिला देना है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें टिक हो चुकी हैं, और इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ हमारा गया है, एक फिगर सिर्फ रह गई है जिसका पता नहीं लग रहा, बाकी जो जहां जाना था वो जा चुका है, ठीक है ना। सारी इनकम स्टेटमेंट भी हमारी टिक हो चुकी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और मजे की बात है इतनी आसान कि क्या बताऊं, ठीक है जी। हम यहां से शुरू करते हैं। नंबर 3, ये उसूल वाकई आप लोगों को नहीं लिखवाया मैंने। चलो उसूलों वाले सफ़े पे आओ और लिखो उसूल। प्रूफ शुरूफ तो बाद में करेंगे, उसूल लिख लो। कैश फ्लो के सवालों में अच्छा थोड़ी सी ना स्टार्ट में इतनी को जगह छोड़ देना कि मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का लफ्ज बाद में ऐड करवा सकूं। मैं जानबूझ के अभी मेथड नहीं लिखवा रहा कि ये कौन सा चल रहा है। ये एक बार याद हो जाए ना, पक्का हो जाए, फिर मैं बताऊंगा अच्छा ये वाला मेथड ये था, दूसरा मेथड भी है, वो बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन नाम मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा, भाई एक लफ्ज की जगह सिर्फ छोड़ देना, स्टार्ट में वो लिख सकें, मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जब लिखवाऊं तो। फिलहाल सिर्फ लिखो कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट एक्सपेंस को हमेशा
इग्नोर करते हैं, हमेशा लाजमी इग्नोर करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है ना। और बैड डेट एक्सपेंस का पता है ना, बैड डेट एक्सपेंस के अंदर एक तो बैड डेट रिटर्न ऑफ होता है एक्चुअल, और दूसरा प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी इकट्ठा करके हम बैड एक्सपेंस कह देते थे, ठीक है ना। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा, तो कभी पर्चे में सिर्फ बैड रिटर्न ऑफ लिख दे और प्रोविजन ना लिखे तो मतलब वो भी वही है जो मैं बात ये कर रहा हूं, ठीक है ना। एनीवेज लिखवा कर रहा हूं, कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट एक्सपेंस को हमेशा लाजमी इग्नोर करते हैं, हमेशा लाजमी, वैसे एक ही लिखा जा सकता है, बहरहाल चलो जरा ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए मैंने, कभी इसको नहीं आपने कंसिडर करना, ठीक है ना। अच्छा सुन लो, लिख लेना, फिर लिखने की मुसीबत पड़ी रहती है हर वक्त, सुनने वाली बात, असल बात सुनने वाली होती है। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में बैड डेट आता है रिटर्न ऑफ, और वो आप कहते हो जी सर ने कहा था इग्नोर कर दो, तो दिमाग में तो एक बात अड़ेगी, क्या यार बैड डेट रिटर्न ऑफ तो नॉन कैश एक्सपेंस है, हम एंट्री करते थे बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्रेडिट करके प्रोविजन में डेबिट करते थे, कहीं पे कैश क्रेडिट तो नहीं होता था। तो मैंने माना कि ये नॉन कैश है, लेकिन इसको प्रूफ करने का भी वक्त नहीं आया, कल परसों शायद ये छोटी सी एग्जांपल करवाऊँ आपको जिसके अंदर ये प्रूव कर लेंगे। एक तो ये प्रूव हो जाएगा कि डेटर्स लेते हैं तो कैसे कैश आ जाता है, हालांकि जहनों के अंदर ये बात अड़ी हुई है सही कि इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स करके इंटरेस्ट पेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम रिवर्स करके इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड लेते हैं, तो डेटर्स के केस में भी तो सेल क्रेडिट आ रही होती है, सेल को रिवर्स करके कैश रिसीव नहीं लेते, तो वो प्रूफ भी हो जाएगा। साथ ही ये वाली बात भी जो अब रूल लिखवा रहा हूँ प्रूफ हो जाएगा, इसलिए फिलहाल इसको सोचना नहीं है, आज के दिन सिर्फ याद कर लो, प्रूफ विल कम इंशाल्लाह, मेरी तरफ है ये पेंडिंग, ठीक है ना। सही है, तो उसूल पर्चा पास करने के लिए काफी है, पर्चा पास करने की लॉजिक की जरूरत नहीं है, पर दे दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम, कैश फ्लो के सवालों में हम बैडेड एक्सपेंस को हमेशा इग्नोर करते हैं, फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट लिखें, ये डन हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, कैश फ्लो के सवालों में हम और भी और लिखना तो लिख लो, लेकिन पॉइंट अगला है ये, और कैश फ्लो के सवालों में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, PFDD लिख लेना ना। कैश फ्लो के सवालों में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बैलेंसेस को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बैलेंसेस को ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करते हैं, ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करते हैं, ग्रॉस डेटर्स में से, और प्रोविजन डेटर्स में माइनस ही होती है ना, डेटर्स में से माइनस करते हैं, और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर जाते हैं, और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर जाते हैं। अब दोनों उसूल दोबारा सुन लो, आज सिर्फ उसूल है, इनको याद कर लो, कल इंशाल्लाह लॉजिक भी, कल या परसों होपफुली, क्योंकि कल भी अभी थोड़ा सा कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा शायद, लेकिन एक सवाल करवाऊंगा उसके असल में ना, यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोविजन को अगर आप नहीं करते ना डेटर्स में से नेट, तो फिर प्रोविजन को अलग से ट्रीट करना पड़ता है कैश फ्लो में, डेटर्स को अलग से, तो वो बचने के लिए उससे आसान काम कर लेते हैं हम, नेट डेटर्स को ले लेते हैं। तो ये प्रूव करूंगा इंशाल्लाह, दोनों काम करने आपको आते होंगे, लेकिन किया हमेशा यही करेंगे जो लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो पहला उसूल क्या लिखवाया, बैड डेट एक्सपेंस को तो हमेशा इग्नोर करना है। अब आ गई बात ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस, तो इसको ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स में से माइनस करेंगे, नेट डेटर्स को ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब कल बड़ी बहस कर दी थी मैंने इसके ऊपर, तो क्या सवाल कह रहा है जी, पहली बात तो देखो सवाल क्या कह रहा है, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200, क्या करें इसको, लाजमी इग्नोर, लाजमी, इनको सोचने नहीं है ये कैसे हो जाएंगे कैश में, कैसे ये रिवर्स होंगे वो मेरा मसला है, प्रूफ कर दूंगा। फिलहाल तो आपको उसूल लिखवा दिया कि बैड रिटर्न ऑफ को हमने हमेशा क्या करना है, इग्नोर, डन, ठीक है। अगली बात आगे कहता है, द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज एट 31/15 वॉज 400, पिछले साल थी 550, यानी कह रहे हैं ओपनिंग प्रोविजन 550 है, क्लोजिंग प्रोविजन 400 है। अब इसका क्या उसूल लिखवाया अभी आपको, हम डेटर्स में से इसको नेट करके
नेट डेटर्स को यूज करेंगे। अब कल बात कर नहीं ली इस पे मैंने, चलो अब कर रहा हूं। फिर आपने पीपीई को नेट कैसे कह लिया भाई? क्योंकि एक्यूमुलेशन का बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आ रहा था। चलें ठीक है, ऐसे ही मैंने पूछा। मैंने बात तो असल में सवाल तो ये था कि मेरा सवाल जो यहां पे ट्रेड डेटर्स पड़े होंगे रिसीवेबल्स में, ठीक है, वो ग्रॉस हैं कि नेट हैं? कैसे कह सकते हो यार? प्रोविजन पड़ी है, प्रोविजन कह रहा है। अगर प्रोविजन है और बैलेंस शीट के फेस पे नहीं है तो फिर पक्की बात है कि वो नेट ऑफ प्रोविजन ही शो हो रहे हैं। अगर ग्रॉस होते तो लाजिम था प्रोविजन का फेस पे नजर आना। ये बात कल बड़ी तफसील से की है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुए पड़े हैं? नेट। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ को हमने वैसे इग्नोर करना था लाजमी, और प्रोविजन को यूज करके डेटर्स को क्या करना था? नेट। हमें नेट डेटर्स ही मिल गए तो पूरा 0.3 ही हमने क्या कर दिया? इग्नोर। ठीक है जी, पूरा 0.3 क्या कर दिया? ये तो मैं पहले ही मैं लेके जा चुका हूं इसको वर्किंग कैपिटल में, इसीलिए कि मैंने सवाल में इसको पॉइंट को क्या करना था? इग्नोर करना था। ठीक है ना? अब भाई उसूल लिख लिया, उसूल का अप्लाई होना समझ आ गया। लॉजिक तो मैंने समझा ही नहीं अभी, मैंने बस ये कहा है बैड रिटर्न ऑफ को हमेशा क्या करेंगे? इग्नोर। और प्रोविजन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर जाएंगे। खान साहब समझ आ रही है? खाम खा अपने आपने इमरान खान ना समझने लग जाना। अच्छा जी, अब क्या रह गया भाई? 0.1 और 0.2। मैं तो कहता हूं 0.2 भी कोई नहीं रह गया। कैसे? कहता है ओनर ऑफ क्यूई विद ड्रू 300 पर मंथ। पर मंथ का ध्यान करना था, ठीक है, 1000 में चल रहे हैं ना, इंटू 12 कर लेना था। कितना आता है? 3600। ये 3600 क्या है जी? ड्राइंग्स हैं। तो डिविडेंड पेड को काट दो और ड्राइंग्स लिख दो। कितना जी? ठहर जाओ यार, और ठहर जाओ, रोड़ा पैन लगा जे नहीं थे। 3600 और टैक्स ने भी आना है ना अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, हाँ भाई। उसके बाद कैपिटल में नहीं भाई, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स अलग हुई पड़ी हैं तो फिर ड्राइंग्स या डिविडेंड एक ही बात होती है ना, अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। ठीक है, वो हम कहां पे शो करते होते हैं? फिर यहां पे आएंगी ड्राइंग्स 3600। ये बात समझ आई है मंसूर तुम्हें? अगर ये कैपिटल का अकाउंट एक ही होता ना तो फिर ड्राइंग्स भी इधर ही जाती, पैड भी इधर ही जाता। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट्स अलग हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ घर से आने वाला कैश, फिर बाकी अप्रोप्रिएशंस इधर। ओके, डिविडेंड भी इसी में से बटेगा, फिर बाकी सारी एंट्रीज इधर ही। अभी देखते हैं यहां तक को मसला। इतना आसान पॉइंट था ये वन कि सब चीजें रेडीली अवेलेबल कर दी थी उसने, सोचे समझे बगैर भी ये हो जाता। मुफ्त के नंबर थे। जैसे ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन पीपीई इंक्लूड्स नंबर 1 डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 5280। कुछ भी आपने नहीं करना। वो कह रहा है भाई ये डेप्शन एक्सपेंस ले लो। हाँ भाई कितना? 52। अब ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, नॉन कैश है, प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका है तो ऐड बैक कर दोगे। और कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की, इसकी सवाल में गिवन था 5280। नंबर तो मिल जाएगा, बार बार वहां लिखने का नंबर है, कॉन्सेप्ट है ना रिवर्सल का। नेक्स्ट, मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3481 वॉज सोल्ड फॉर, ये सेल प्रोसीड्स। अब भाई कॉस्ट चाहिए हमें, क्या डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए, और डिस्पोजल के वक्त एसेट अकाउंट में ऐसी कॉस्ट निकलती है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में एक्यूमुलेशन निकलती है, अलग अलग निकालो बताओ। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है, शुक्र है बुक वैल्यू तभी गिवन है तो उल्टा काम आसान हो गया। एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू ही निकाल देंगे। अब ये ना कहना डेट ऑफ डिस्पोजल की नहीं है भाई, दी हुई है बस यही है। ठीक है, तो 2481 डिस्पोजल आ गया।
ऐसे ऐसे आप ऐसे करेंगे पर्चे में। डिस्पोजल क्या करना है? डिस्पोजल लेजर बना लेना डिस्पोजल का। ऐसे तो नहीं बाजू बाजू एवं नहीं टूंगने जी। फौरन कहो डिस्पोजल आ जाओ। तुम आओगे तो हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, चाहे बिल्कुल भी आसान हो एडजस्टमेंट। ठीक है। अब एसेट अकाउंट में से कितना? 2481 एसेट अकाउंट से क्रेडिट होकर डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। थोड़ा सा इसको दूर ही रखें तो मिक्स ना हो जाए। 2481 कहां से आया जी? ये पीपीई से है। बुक वैल्यू किधर गया जी? ये बैलेंस डिस्पोजल में जी। अब एक्यूमुलेट ऑप्शन कोई नहीं आ सकता क्योंकि बुक वैल्यू पर जो एसेट अकाउंट बन रहा था बुक वैल्यू ही आई है। ठीक है। अब ये बुक वैल्यू एसेट थी, ये सेल प्रोसीड यानी कैश है। डिस्पोजल अकाउंट में कैश किस तरफ आएगा? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 3 4। अब जाहिर सी बात है 24 वाली चीज के 34 मिलेंगे तो गेन ही आना है ना। कितना गेन? 9 वाह, ये भी मिल गया। यानी अदर इनकम में दो ही चीजें पड़ी थी, एक वो 398 उसने बता दिया था। ठीक है। और दूसरा ये छुपा पड़ा था उसमें, बदतमीज। चलो 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 शाबाश। वर्किंग नंबर 13। हाँ चलो 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 वर्किंग नंबर 13 में चलो तुम भी चलो। ये भी टिक हो गया भाई, अब कुछ नहीं रह गया। ओके अच्छा भाई, लेकिन हमें तो ये दोनों से ही तकलीफ होती है, आपको पता है। 959 गेन है, प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो फिर लेस कर दो इसको। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ वर्किंग नंबर 13 कितना? 959 लेस हो गया। और सेल प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल, बस काफी है। चलो डिस्पोजल वर्किंग नहीं भाई, सवाल में गिवन था, क्या हो गया? 34440 इनफ्लो है। ठीक है, यहां तक को मसला नहीं। बुलेट 1 डन, बुलेट 2 डन, बुलेट 3 फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम बुक वैल्यू गिवन है जी। ये बुक वैल्यू गिवन है पीपीई की, बिल्डिंग की। बिल्डिंग पीपीई में पड़ी है, कितनी पता नहीं, कितने कहां से चला आ रहा था काम। 5963 गिवन है। और वो कह रहा है वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ 5963 टू, यानी कि रीवैल्यूड अमाउंट जिसे कहते थे, इस पर ले गए हम। कितनी है ये? 8000। तो 20 रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है, पता नहीं पहले से कितना आ रहा होगा, ओपनिंग भी आ रहा था, हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बस करनी है हमने। ठीक है ना, ये कोई वर्किंग शर्किंग ऐसे नहीं करनी थी, जबानी निकालना था ऐसे फर्क इनका। मैं तो वैसे ही जरा तफसील कर दी मैंने, टाइम ज़ाया करना था आप लोगों का। पीपीई डेबिट रीवन सरप्लस इन ओसीआई वाला 2037 ये एंट्री करनी थी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा काम किया है, डायरेक्ट यहां से देख लेना था आपने। सरप्लस आ रहा है तो 2037 से पीपीई डेबिट करो और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दो। यहां पीपीई लिख लो। अगर ये यहां ना लिखते तो जब बैलेंसिंग फिगर इस तरफ निकालते अगर कैश, तो ये इतने से फिगर इन्फ्लेट कर जाती। हालांकि ये हमने फिक्स एसेट नया खरीदा नहीं है, ये पड़े पड़े महंगा हो गया है, बढ़ गया है, तो ये इनफ्लो थोड़ा ही है, आउटफ्लो थोड़ा ही है कैश का। ठीक है ना, तो इसलिए एंट्री करने से बचत हो जाएगी, ये कैश में शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। आखिरी रह गया जी, एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड was sold at its carrying amount of 2599। लो भाई, ये भी भला कोई एडजस्टमेंट हुई? मजाक है ये? नहीं, ये मजाक हो रहा है। अच्छा जी, डिस्पोजल अकाउंट में खिंच तान के बना लेते हैं फिर। हाँ भाई, एक
डिस्पोजल हुआ है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, और दसो कैरिंग अमाउंट वाज 2599, तो डिस्पोजल अकाउंट में यहां से 2599 निकल के जाएगा 2599, ठीक है जी। पीपीई से ये बुक वैल्यू आई, वो कहता है इसकी बुक वैल्यू इतनी थी, बुक वैल्यू पे ही बिक गया, मतलब कैश भी इस पे 2599 ही आया, तो जितने की चीज थी उतने की बिक गई, तो नो गेन नो पेन, सॉरी नो लॉस, तो इसको कुछ नहीं कहना, गेन थोड़ा ही है, ठीक है। बस फिर एक ही फिगर निकलेगी इसके अंदर से, ठीक है। गेन लॉस तो है नहीं इसके ऊपर कि कुछ रिवर्स करें, लेकिन कैश इनफ्लो नहीं भूलना था। चलो डिस्पोजल अकाउंट मैंने बनाया सही, मिला कुछ ना, ये अवॉइड भी किया जा सकता था, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल 2599, ये भी इनफ्लो है, ठीक है। डन जी, ये डिस्पोजल अकाउंट भी हो गया, खैर से ये भी हो गया। ओह सवाल भी हो गया भाई, सवाल हो गया। तो कैपिटल का अकाउंट बैलेंस करके चेक करो, अगर बैलेंस हो गया तो घर से कोई पैसे नहीं लाए, कहां हो रहा है, नजर आ रहा है पैसे आ रहे हैं 35। फिर अगर सवाल खामोश है तो नॉर्मल अज्यूम करो ना, घर से कैपिटल लेकर आए होंगे, कैश ही आता है इस तरफ, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फ्रेश कैपिटल आ गया। बड़े होते जा रहे हैं, बस फ्रेश कैपिटल लिखना शुरू कर दिया अब आपने। वर्किंग नंबर 2 3516, भाई इनफ्लो है, इनफ्लो, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स तो बैलेंस ही होना है, कर लो चेक, किधर तो करो ना कैलकुलेटर पे चेक, पता है नहीं, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और यार अजीब बात है, ये देखना आप लोगों की शक्ल, ये इस वक्त ये बन चुकी है, ये क्या है, कोई नहीं, अभी पता नहीं लग रहा कि यहां पे क्या इस क्रेडिट के अगेंस्ट क्या डेबिट होना है, कुछ नहीं कह सकते। प्रॉफिट तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डिविडेंड होता तो उस तरफ आता, ओपनिंग मिल लिखा हुआ, मुझे पता है भाई, मैंने सवेरे भी क्लास में करवाया और पिछले 2 साल 3 से करवा भी रहा हूं ये सवाल, ठीक है। तुम इधर आ जाओ शोभे, हाँ भाई, यार को मेरे वर्गे भी बैठे होंगे ने, थोड़ा सोच लिया दे करो। अच्छा अभी नहीं पता भाई, हमें अभी नहीं पता, आगे बढ़ो, इसको बैलेंस करो, क्रेडिट साइड पे नहीं डेबिट साइड पे, कितना, अब समझ लगी कि अच्छा ये वो है। अच्छा एक चीज नहीं है फिर, ये आपको पता है इंक्रीमेंटल डेबिशन के नाम पर भी एंट्री यही होती थी, रिटेन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। और जब कोई एसेट डिस्पोज होता था, उसका जितना सरप्लस पड़ा होता था वो भी इसी एंट्री से यहां से निकल के रिटेन अर्निंग में जाता था। अब कंफ्यूजन उस वक्त हो रही थी जब आप घर पे सवाल कर रहे थे कि यार सरप्लस तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन सरप्लस पहले भी पड़ा हुआ है, इस साल जो इंक्रीमेंटल डेबिशन ट्रांसफर हुई वो नहीं बताया कहीं पे, फिर ये रीवैल्यूड एसेट थोड़ी देर पहले बिका था, इसके ऊपर कितना सरप्लस था वो भी तो ट्रांसफर होना था, वो नहीं बताया, तो वो बताया नहीं, वो बैलेंसिंग निकल आया सारा कुछ, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखा, और यहां पे ठीक है भाईजान, अब ठीक है भाईजान, ये एंट्री ओके, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो इस एंट्री का कैश फ्लो की सेहत पे कोई असर नहीं है। क्या अच्छा कुछ गलत हुआ यहां नहीं, ओके सही है जी भाई, सही है। इस एंट्री का कैश फ्लो पे कोई असर पड़ेगा, कोई कैश आया नहीं, कोई कैश गया नहीं, ना ही सरप्लस आने पर कोई कैश, किधर गया सरप्लस आया था जो, किधर गया, ये सरप्लस डेबिट, ये पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ना इसमें कोई कैश इंपैक्ट पड़ा है, ना ही रिटेन सरप्लस डेबिट, तो ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो कैश के अंदर शामिल हो जाएंगे कहीं ना कहीं, कर दो ये काम। बहरहाल ये दोनों लेजर्स हो गए बैलेंस। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में क्या अब आपसे पूछना, मैं ही बता देता हूं, कुछ तो मैं भी बताऊं। 6000 ये क्या है, लोन रीपेड, लोन रेज्ड भाई, लोन रिसीव्ड रीपेड, ऑटो ते लग गया मंसूर। नंबर 5 कैश इनफ्लो हुआ है भाई मंसूर, ठीक है ओके। नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरफ बैलेंस आ रहा है? ओए होए होए, कितना? 11 ये 5 तुमने क्यों बोला है? नहीं 5 क्यों बोला है पहले तुमने? 1147। अब ये हो क्या सकता है भाई? एडिशन ही हो सकता है, कोई अब नॉर्मेलिटी सवाल ने बताई नहीं। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, नई खरीदी होंगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बस कैश पेड बूड अब नहीं लिखते हम लिखते हैं एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वो लंबी कहानी की वजह छोटी कहानी लिख देते हैं हम। वर्किंग 10 है, 1147 आउटफ्लो है, ठीक है। हाँ भाई ये तो हो गया, साथ ही हो गया था, बोलो हो गया था ना ये? 100 भी चला गया और कैश भी चला गया था। ओके नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस कितना? 10। यह बैलेंसिंग आया है, चलो। हाँ भाई टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते माइनस हो चुका है ना? यस सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते कैसे माइनस हो चुका है? हद हो गई। तो मैंने यहां पे क्या बोला अभी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते तो टैक्स माइनस ही नहीं हुआ। इसलिए अगर पैट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता ना तो 100% टैक्स इंटरेस्ट की तरह से ट्रीट होता। यहां टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक करते, यहां टैक्स पेड माइनस करते। पर शुरू कहां से हो रहा है? बिफोर टैक्स से, तो इसलिए एक्सपेंस माइनस हुआ ही नहीं है, तो ऐड बैक करने की जरूरत भी नहीं है। बस टैक्स पेड ले लो। वर्किंग कौन सी है? 8 जी, 1070 माइनस, ठीक हो गया भाई। हाँ इसको भी चेक कर लो, अब बैलेंस हो रहा है। आखिरी लेजर है वैसे, नहीं हुआ। किस तरफ आ रही है बैलेंसिंग फिगर? तानिहाल तो मेरा हाथ से जाया होने के करीब पहुंच चुका है बहुत जी। 16106 भाई फरमा रहे हैं, तो 6 ही है। मैंने कब कहा 5 है? यही है बेटा, एडिशन है। 16106 आउटफ्लो, ये क्या है जी? एडिशन इन पीपीई। वर्किंग नंबर 9, ठीक हो गया जी। जी टोटल्स कर दें जी फिर। 6131 पॉजिटिव, चेक फरमाएं जी। एक मुश्किल वाली कैलकुलेशन मैं भी कर रहा हूं। ये चेक करें जी, दानियाल साहब ने कैलकुलेट किया है। दानियाल साहब ने जी, ये 533 एक डिफरेंट है। 5336 यार मुझे कैलकुलेटर भी दे दो, मैं कहता हूं मैं ही कर लिया करूंगा ये काम। क्या आप लोगों को मैं इतनी तकलीफ, आप कैलकुलेशंस करते हैं ना बेशरम। हाँ ये भी मेरा कसूर है, क्या तो मेरा कसूर है। 5 इधर लेस लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तुम्हें जी? 5335 बेटा पॉजिटिव, ये सही है। ओ यार चेक तो कर लो, कुछ रह तो नहीं गया? हो गया हुआ ये? अच्छा सही है जी, ये सही है भाई। तू रहन दे यार, तो बंदा ही ठीक। इधर आ यार, इधर आ यार उस्ताद, कल मंसूर की बारी होगी। ये क्या है? अच्छा भाई नेट कितना आ गया? ये 9516
9516, ये C आ गया, और यहां पे हमने A प्लस B प्लस C जो किया वो कितना आया 40 पॉजिटिव है। चल भाई मेरे दोस्त एक मिनट, यहां पे क्या आता है -23, यहां पे 3996 है, ये 3996 बेटा छुपा के रखना है और मिटाना नहीं है। ओके चलो, हाँ भाई इधर -23 लिख दिया हमने, आंसर बताओ 399 पॉजिटिव। अब ये भाई यहां खड़ा रहेगा, हम घर जाएंगे, समझ गए हो ना बात को। इसको हाथ में नहीं आज उठाने देना, आज तुम यहीं खड़े रहोगे, ठीक है। पर्चे में ये हाथ ऐसे रखना है और घर आके उठाना है। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। अच्छा सुने आप, जज़ाकल्लाह, ऐसे करते हैं ऐसे नालायक आदमी। अच्छा जी अब इधर आए, जरा इधर आए। ये देखें जी, ऑटम 20 का 17 नंबर का सवाल मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब आप अपना लेवल चेक करें, लेवल। ये पासे पर 17 है, टेक्सला लिमिटेड, तुम्हारे रास्ते में पड़ता है मंजूर, टेक्सले से होके आओ हैं, पर मर्दान से भी हुआ ना। अच्छा सुनो इधर, पीपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यही नई चीज है। बाकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आ गया, कोई मसला नहीं, आपको पता है शेयर प्रीमियम का, तो ट्राई करना है भाई। अब कल ना ऐसे मुंह उठा के आ जाना जैसे आज, कल मुंह रख के आना घर अगर सवाल ना हो तो। ओके, इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू, अच्छा अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं 2-3 0.7 वो एडजस्टमेंट है जो मैंने जबानी बताई हुई है, और भी सारे काम देखो मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल चार्जेस 45 हैं, ट्रेड अदर पेबल इंक्लूड है, क्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट जैसी आज हमने की। बात सुनो, ट्रेड अदर पेबल में कह रहा है जी फाइनेंशियल चार्जेस है, क्रूड पेबल पड़े हुए हैं, जैसे आज किया वैसे ही इस सवाल में करना है हमने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की, अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिसिएट, इंशाल्लाह कर लेंगे आप, सबसे रिसेंट क्वेश्चन है ये किताब में, तो आप लोग तैयार हैं। अब आई कैप के रिसेंट लेवल के ऊपर आ चुके हैं, आगे 2-3 दिन मजीद 4 दिन अभी चलना है ये काम, मेरी जरा तसल्ली होने तक, जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी ये टॉपिक करेंगे अभी हम, ठीक है ना। दूसरा मेथड भी तो करना है, तो कल और मे भी परसों भी ये मेथड ही चले, और उससे अगले दिन से दूसरा मेथड 2 दिन करके फिर ये टॉपिक खत्म, इनकम एक्सपेंडिचर शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो टेक्सला लिमिटेड करना है, और टर्म टेस्ट 2 दिए बगैर कल कोई क्लास में आया, मुझे याद भी रहा कि मैंने ये कहा था, तो खैर नहीं उसकी। अल्लाह हाफिज।